दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की राजनीति में आया भूचाल अब शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है, लेकिन कुछ ऐसे ही हालात मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में भी बने हुए थे, जब 17 दिन के अंतराल में कमलनाथ की सरकार गिरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने किताब की शक्ल दी है। ब्रजेश राजपूत की यह चौथी किताब है। इस किताब का नाम है वो 17 दिन। आज के इस पेज टर्नर के एपिसोड में हम इसी किताब के एनेक्डोट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रजेश अपनी किताब को देश की सहनशील जनता के नाम पर डेडिकेट करते हैं, जो जनता देश के आलीशान होटलों में बैठे विधायकों द्वारा मुगले आजम देखकर टाइम पास करने के बाद भी लोकतंत्र में विश्वास बनाकर रखती है। यह किताब हमें सत्ता के लिए लालची नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा, कुटिलता और तिरस्कार वाली राजनीति के बिहाइंड द सीन बताती है। पूरी कहानी शुरू होती है 3 मार्च को। एक तरफ कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन को मजबूत करने के लिए जबलपुर में साधु संतों की भीड़ जुटा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में दिग्विजय सिंह ट्वीट के बाद ट्वीट करके बता रहे थे कि भाजपा उनकी सरकार गिराना चाहती है। अगले दिन उन्होंने संसद भवन से प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा उनके विधायक 25 से 35 करोड़ में खरीदना चाहती है। अपने ट्वीट्स में दिग्विजय सिंह रामबाई नाम की एक महिला विधायक का खास तौर पर जिक्र करते हैं। रामबाई को भोपाल से दिल्ली लाने की जिम्मेदारी भाजपा के भूपेंद्र सिंह की थी, जो उन्हें चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ला रहे थे। वहां से उन्हें गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल ले जाने की बात थी, लेकिन दिग्विजय सिंह चौकन्ने थे। उन्होंने रामबाई के फोन की लोकेशन के आधार पर इस प्लान की भनक लगा ली। दरअसल भाजपा 3 मार्च को गुरुग्राम के इस होटल में 12 विधायकों को इकट्ठा करने वाली थी और 4 मार्च को कमलनाथ की सरकार गिराने की तैयारी में थी। जैसे ही प्लान की भनक लगती है, दिग्विजय सिंह उसी होटल में अपने लिए भी 2 कमरे बुक करा लेते हैं। उधर वो अपने बेटे जयवर्धन सिंह को फोन घुमाते हैं और कहते हैं, तुम और मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी तीनों फौरन दिल्ली चले आओ। तीनों युवा नेता इंडिगो की एक फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रहे होते हैं और उसी फ्लाइट में शिवराज सिंह चौहान मिल जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जीतू पटवारी से हाय हेलो के बाद बताते हैं कि मैं तो पार्टी के काम से जा रहा हूँ। जीतू पटवारी भी यही कहते हैं कि मैं भी पार्टी के काम से ही जा रहा हूँ, लेकिन पार्टियां अलग अलग थी, मिशन एक ही था। इस पूरे प्लान में एक छोटी सी चूक हो गई। वो चूक ये हुई कि भिंड मुरैना के जिन 4 विधायकों को दिल्ली लाने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के एक करीबी सांसद को दी गई थी, और वो सांसद इस खेल में थोड़े कच्चे निकले। उन्होंने विधायकों से कहा कि आप प्लेन से दिल्ली जाइए और मैं गाड़ी से खाते पीते हुए आराम से आता हूँ। विधायक दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन आईटीसी ग्रैंड होटल नहीं पहुंच सके। वो मध्य प्रदेश के एक गेस्ट हाउस मध्यांचल में जाकर डेरा जमाकर बैठ गए। शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से उतरकर गाड़ी में रवाना हुए। उनके पीछे पीछे जीतू पटवारी ने गाड़ी लगा दी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चकमा देकर कहीं और चले गए। जीतू पटवारी भी उनका पीछा ना करके सीधे होटल पहुंचे, लेकिन उनके होटल पहुंचने से पहले दिग्विजय सिंह वहां चले गए। सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस थी, दिग्विजय सिंह को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन पुलिस कब तक युवा नेताओं को बाहर रोके रखती। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह जैसे तैसे होटल में दाखिल हो जाते हैं। इधर हल्ला होता है, उधर सारे विधायक भागकर अपने अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस छापामार दल के पास विधायकों के कमरा नंबर की लिस्ट थी। वो सबसे पहले भागे कमरा नंबर 308 की ओर, जहां कांग्रेस के विधायक 70 वर्षीय बिसाहू लाल ठहरे हुए थे। जीतू पटवारी ने उनसे कहा कि आप भोपाल चलिए, लेकिन इतनी ही देर में भाजपा का जत्था भी पहुंच गया। इधर से अरविंद भदौरिया आए और उधर से जीतू पटवारी, आपस में मारामारी और गाली गलौज। इतने में एक भाजपा विधायक बिसाहू लाल को कमरे में अंदर खींचकर कमरा बंद करने में कामयाब हो गए। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह उसके बाद कमरा नंबर 307 की ओर दौड़े। वहां पर रामबाई अपनी बेटी मेघा के साथ रुकी हुई थी। जीतू पटवारी ने उन्हें कहा कि आप भोपाल चलिए। रामबाई ने कहा कि कोई मंत्री मेरी सुनता नहीं है, मेरी तो शिकायतों की लिस्ट इतनी लंबी है। उनकी बात कमलनाथ से करवाई गई, लेकिन बाहर भाजपा का जत्था दरवाजा पीटकर अंदर आने को बेताब था। जीतू पटवारी रामबाई को कन्विंस कर बाहर ले जाने लगे। एक तरफ जयवर्धन सिंह उनका सूटकेस लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ जीतू पटवारी पुलिस वालों से हाथापाई कर रहे हैं। अगले दिन इसके वीडियो टीवी चैनल्स पर धड़ाधड़ चलाए गए।
जीतू पटवारी रामबाई को लेकर उसी गेस्ट हाउस पर पहुंचते हैं जहां 4 विधायक पहले से ही मौजूद थे। उनको खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब 2 विधायकों को खोजा गया। इसके बाद खोजबीन की गई सपा के राजेश शुक्ला और बसपा के संजू कुशवाहा की। ये दोनों नेता भी उस होटल ना पहुंचकर सीपी के एक 5 स्टार होटल में आ गए थे। जैसे तैसे इन लोगों को मनाया गया। लेकिन इस पूरे सीन के बीच में अरविंद भदौरिया 4 विधायकों को उस होटल से निकालकर बेंगलुरु पहुंचाने में कामयाब रहे। अगले दिन कांग्रेस के युवा नेता भाजपा के चंगुल से अपने विधायकों को बचाकर ले जाने में कामयाब रहे। 4 मार्च की सुबह देश की राष्ट्रीय मीडिया ऑपरेशन लोटस नाम से खबरें चला रही थी, तो भोपाल में सीनियर कांग्रेस लीडर्स इन युवा नेताओं को शाबाशियां दे रहे थे। ये शाबाशियां तो चली रही थी, लेकिन कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती ये थी कि अपने विधायकों से कैसे संपर्क किया जाए जो बेंगलुरु के होटल में बंद हैं। बेंगलुरु में उधर अलग ही खेल चल रहा था। कर्नाटक की भाजपा ने उनके लिए जबरदस्त इंतजाम किए थे। उनके फोन छीन लिए गए थे और उन्हें नई सिम दी गई थी। परिवार वालों से बात करने के लिए भी टाइम तय कर दिया गया था और पहरे बिठा दिए गए थे। इसके लिए भोपाल से कई सारी टीमें बेंगलुरु उस होटल में बुलाई गई थी। एक तरफ भाजपा का ऑपरेशन लोटस चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार ने भी ऑपरेशन बदलापुर शुरू कर दिया था। आईटीसी ग्रैंड होटल में मौजूद भाजपा के संजय पाठक की 2 खदानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात गौर करने लायक थी, वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुप्पी। वो भाजपा पर प्रहार ही नहीं कर रहे थे, ना सोशल मीडिया पर और ना मीडिया पर। उनकी था लेने के लिए विवेक तनखा को लगाया गया। विवेक तनखा ने अपने वसंत विहार वाले घर में सिंधिया के खेमे के विधायकों को डिनर पर बुलाया और उनसे बातचीत की। वहां पर उन्होंने जमकर कमलनाथ सरकार की बुराई की। एक तरफ वसंत विहार में डिनर चल रहा था, तो दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और धर्मेंद्र प्रधान की मीटिंग चल रही थी। ये भाजपा का प्लान ए था, जिसमें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो रही थी। 6 मार्च आ चुका था और इस पूरे युद्ध के 3 मोर्चे खुल चुके थे, एक दिल्ली, एक भोपाल और एक बेंगलुरु। इधर सिंधिया के खेमे ने धीरे धीरे संकेत देने शुरू किए कि असली खतरा भाजपा से नहीं, सिंधिया का अनादर करने से है। उसके बाद सिंधिया ने अपने खेमे के विधायकों को दिल्ली के एक होटल बुलाया। सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से सरकारी गाड़ियां छोड़कर तुरंत दिल्ली के होटल में इकट्ठा हुए। वहां पर भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता थे और सिंधिया भी थे। सिंधिया ने बड़े ही भावुक अंदाज में अपने साथ हुए अनादर का जिक्र किया। उतनी ही भावुकता में विधायकों ने कहा कि जैसा आप कहेंगे हम भी वैसा ही करेंगे। उसके बाद सिंधिया के करीबी पुरुषोत्तम पराशर ने उनके बेंगलुरु जाने का इंतजाम किया। तारीख आ चुकी थी 9 मार्च। अगले दिन होली थी और होली के लिए कमलनाथ को दिल्ली आना था, लेकिन उनकी नाक तले उनके कैबिनेट के 8 मंत्री और 11 विधायक बेंगलुरु होटल पहुंचाए जा चुके थे। इधर भाजपा भी अपने विधायकों को दिल्ली ला चुकी थी और कांग्रेस भी अब चौकन्नी हो चुकी थी। सिंधिया से संपर्क करने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो कमलनाथ ने आखिरकार मामला सोनिया गांधी तक पहुंचाया। सोनिया ने नाराज सिंधिया को मनाने की जिम्मेदारी सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा को दी। सचिन पायलट अब खुद नाराज बैठे हैं। उसके बाद कमलनाथ दौड़े दौड़े वापस आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए दिल्ली में थे। भाजपा अपने सारे प्लान्स में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो भाजपा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वो था सिंधिया को भाजपा ज्वाइन कराना। आप सब लोग अपने अपने घरों में होली मना रहे थे और उसी दिन सिंधिया अपनी गाड़ी से निकलते हैं और अमित शाह के आवास पर पहुंचते हैं। वहां से अमित शाह उनको लेते हुए प्रधानमंत्री आवास जाते हैं और 30 मिनट तक उनकी एक मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हंसते हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा जाती हैं और इसके आधे घंटे बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और ये रिजाइन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया रिजाइन करते हैं, उधर उनके 21 विधायक भी विधानसभा अध्यक्ष को बेंगलुरु के होटल से ही अपना इस्तीफा भेज देते हैं। कमलनाथ के हाथ से बात निकल चुकी थी और अब वो भोपाल में थे, उनकी नींदें उड़ी हुई थी। अब पूरी कोशिश ये थी कि कांग्रेस के उन विधायकों से संपर्क हो जाए। दिग्विजय सिंह भी इस मामले में लगातार चौकन्ने थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वहां के विधायकों से बात हो। कमलनाथ की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। अगले दिन 11 तारीख थी और 11 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जोरों शोरों से शामिल हुए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उन्होंने मेंबरशिप धारण की। अब भाजपा और सिंधिया का पूरा प्लान था कि जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष उन विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करते हैं, उसके बाद वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। 16 मार्च
तक ये कहानी ऐसे ही चलती रही। 16 मार्च को विधानसभा सत्र का पहला दिन था और भाजपा पूरी तैयारी करके आई थी कि उस दिन फ्लोर टेस्ट कराएंगे और कमलनाथ की सरकार गिरा देंगे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने सत्र ये कहकर खारिज कर दिया कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और 26 तारीख के बाद ही ये हो पाएगा। इधर से दिग्विजय सिंह भी बेंगलुरु अपने कुछ लोगों को लेकर गए और धरने पर बैठ गए। वहां उन्हें डिटेन कर लिया गया और पुलिस थाने में ले जाया गया। अब मामला कमलनाथ सरकार, भाजपा और उन बागी विधायकों के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। 3 याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी 3-4 दिन मामला चला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फ्लोर टेस्ट किया जाना चाहिए। तारीख आ चुकी थी 19। कमलनाथ की तरफ के विधायक सोच रहे थे कि वो कुछ ना कुछ जादू करके सरकार को गिरने से बचा लेंगे, लेकिन कमलनाथ के हाथ में बहुत कुछ नहीं था। वो अपने विधायकों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इस पूरे दौरान राज्यपाल और कमलनाथ की पत्रों के द्वारा तीखी बहसें भी हुई, जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। तारीख 19 आ चुकी थी और कमलनाथ सरकार को गिरने से बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन उनके खेमे के विधायकों को लग रहा था कि अपने अनुभव से वे कुछ ना कुछ जादू करेंगे और अगले दिन अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन कमलनाथ रात भर जागते रहे और अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भाजपा ने अपने विधायकों को भोपाल के बाहर एक रिजॉर्ट में ठहराया हुआ था। कमलनाथ 20 तारीख को आते हैं और अपने साथ वो इस्तीफा लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 20 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। भाजपा को लगा था कि कमलनाथ सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन कमलनाथ पहले ही इस्तीफा लिख कर लाए थे। उन्होंने भावुक अंदाज में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है और इसके बाद मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को देने जा रहा हूँ। उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो सीधे राज्यपाल के पास गए। भाजपा के विधायक उधर बस से वापस लौटने लगे और मीडिया को देखकर वो विक्ट्री वाले साइन बना रहे थे। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुए। नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री बनाया गया और जो बागी विधायक थे जैसे हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल, इन सबको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राजस्थान में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अशोक गहलोत प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। एक तरफ एमएलए हैं जो शानदार होटलों में बैठकर तीज मना रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं और क्रिकेट की गेंदों पर छक्के मार रहे हैं। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा तो दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करिए। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।